ये सहारा डेजर्ट है और एक समय पर ये कुछ ऐसा दिखाई देता था, बिल्कुल एक हरा भरा फॉरेस्ट। पर ऐसा क्या हुआ कि ये हरा भरा फॉरेस्ट एक रेतीले और भयंकर गर्मी वाले डेजर्ट में बदल गया, जहाँ पर पेड़ पौधों और पानी का दूर दूर तक कोई अता पता ही नहीं है। आइए समझने के लिए हम रोमन एम्पायर की गेम्स की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ही इस सहारा डेजर्ट के फॉर्म होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। रोमन एम्पायर आज के स्पेन से लेकर इजराइल तक और साउथ अफ्रीका की नॉर्दर्न फ्रिंजेस से लेकर नॉर्दर्न ब्रिटेन तक फैली हुई थी। रोमन एम्पायर के जो एम्परर्स थे वो लोगों के लिए गेम्स ऑर्गेनाइज कराया करते थे, सो दैट दे कैन अर्न देयर लव एंड देयर ट्रस्ट। ये गेम्स कॉलोसियम्स में ऑर्गेनाइज कराए जाते थे, जो कुछ ऐसे दिखाई देते थे एक स्टेडियम की तरह। इनमें 50,000 से ज्यादा लोगों के लिए बैठने के लिए सीट होती थी। रोम में बना हुआ जो रोमन एम्पायर का कॉलोसियम है वो आज हम 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में देखते हैं। यस, दिस इज द कॉलोसियम व्हिच वाज मेड इन रोमन एम्पायर टाइम। रोमन एम्पायर के जो लोग थे उनके बीच गेम्स बहुत पॉपुलर थे, बहुत ज्यादा क्रेज था उस समय लोगों के बीच इस तरह से कॉलोसियम्स में बैठकर गेम्स देखने का। इसलिए रोमन एम्पायर में नियरली 230 कॉलोसियम्स थे, जिनमें लोगों के पसंदीदा ये डेडली गेम्स ऑर्गेनाइज कराए जाते थे। असल में ये गेम्स एक डेडली फाइट्स हुआ करती थी, जिनमें मैक्सिमम टाइम डेथ होती थी ओपोनेंट्स में से किसी एक की, जो भी हारता था। तो या तो ये दो ग्लैडिएटर्स के बीच में होती थी फाइट, या फिर ग्लैडिएटर और वाइल्ड बीस्ट के बीच में, यानी कि एक एनिमल। अब जो ग्लैडिएटर्स होते हैं वो कुछ ऐसे दिखाई देते थे, वो तलवार से, जैवलिन से यानी कि भाले से लड़ा करते थे और अलग अलग एसेसरीज वो यूज करते थे अलग अलग गेम्स के दौरान। ये मेनली स्लेव्स या फिर क्रिमिनल्स हुआ करते थे। ऐसे कैरेक्टर्स को आपने कई बार हिस्टोरिकल मूवीज में भी देखा होगा। और जो ये वाइल्ड बीस्ट होते थे, यानी कि फॉरेस्ट में रहने वाले जितने भी बड़े प्रीडेटर्स, जैसे कि लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, हाइना, जितने भी बड़े बड़े ये प्रीडेटर्स होते थे किसी भी जंगल के, वो सारे के सारे इन गेम्स में इन्वॉल्व हुआ करते थे, राइट। इन्हें रोमन एम्पायर के जितने भी जंगल थे वहां से इंपोर्ट किया जाता था, मेनली साउथ अफ्रीका की नॉर्दर्न फ्रिंजेस से। इन पेंटिंग्स में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एनिमल्स को शिप में लादा जा रहा है। ये पेंटिंग्स इटली के विला रोमन दी कैसल की हैं, जहां पर रोमन एम्पायर से रिलेटेड बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, उनकी हिस्ट्री से रिलेटेड है। सो जो ये ग्लैडिएटर्स और एनिमल्स के बीच की फाइट होती थी ना, ये रोमन एम्पायर में सबसे ज्यादा पॉपुलर होती थी, मेनली जब फाइट लायन के साथ हो। रोमन एम्पायर के लोग लायन से बहुत फैसिनेटेड थे। इनफैक्ट वहाँ की बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर इस तरह के मटेरियल्स मिले हैं, जिनको देखकर हम जान सकते हैं कि वो लायन से कितने ऑब्सेस्ड थे। आप देख सकते हैं रिंग्स जो आर्कियोलॉजिकल साइट से मिली हैं, इन पर लॉयन का फेस कार्व्ड है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो लॉयन की बॉडी की शेप में उन्होंने बनाए हुए हैं। उनके अकॉर्डिंग लायन रोमन एम्पायर और रोमन रिपब्लिक की जो पावर है और रीच है, उसे ह्यूमन वर्ल्ड और नेचुरल वर्ल्ड पर डेमोन्स्ट्रेट करता था। और जब लायन को ग्राउंड में फाइट के लिए छोड़ा जाता था तो लोग खड़े होकर अपनी सीट से चीयर अप करते थे उसे। कई बार जो एम्परर्स होते थे वो भी एज एन ग्लैडिएटर फाइट किया करते थे। जो एम्परर जितना इंटरेस्टिंग गेम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करता था वो उतना ही सक्सेसफुल कहलाता था। जैसे कि एक बार एक ग्लैडिएटर को 20 एनिमल्स से बैक टू बैक फाइट करनी थी, तो इस तरह के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किया करते थे गेम्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ये डेडली फाइट्स जिनमें एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों का ही मरने का खेल चलता था, ये पूरे 400 सालों तक चली। इनमें 1 मिलियन से ज्यादा एनिमल्स को स्लॉटर किया गया, यानी कि मारा गया। एक एम्परर टीटस ने कॉलोसियम्स की ओपनिंग के दौरान एक 100 डेज का गेम फेयर अनाउंस किया, जिसमें 9,000 से ज्यादा वाइल्ड एनिमल्स को गेम के दौरान मारा गया। बिकॉज इनिशियली जो ये टाइगर और लायंस होते थे ये ह्यूमंस पर अटैक नहीं करते थे, इन्हें प्रैक्टिस कराई गई ह्यूमंस पर अटैक करने की। तो शुरुआत में ये बहुत ज्यादा मरे और कई बार तो इंपोर्टेशन के दौरान भी ये बहुत सारे एनिमल्स शिप में ही मर जाया करते थे। इनफैक्ट जब कोई एम्परर की विक्ट्री होती थी तब भी वो ऐसी गेम्स फेयर अनाउंस करता था जिसमें नियर थाउजेंड्स में एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता था। बट जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी फैल रही थी, इन गेम्स की जो पॉपुलैरिटी थी वो कम होती जा रही थी। और फिर जब एक क्रिश्चियन एम्परर बने तो उन्होंने इन गेम्स को बैन ही कर दिया। बट इट वॉज टू लेट, बिकॉज इन गेम्स की वजह से इतने सारे एनिमल्स को इम्पोर्ट किया गया कि कुछ जगह से तो ये एक्सटिंक्ट ही हो गए, जैसा कि साउथ अफ्रीका की नॉर्दर्न फ्रिंजेस से, जहां पर अब मुश्किल से कोई बड़ा प्रेडेटर ही बचा होगा। अदरवाइज हंटिंग और इम्पोर्टेशन की वजह से लायंस, लेपर्ड्स, टाइगर जैसे बड़े बड़े प्रेडेटर्स अब यहाँ बचे ही नहीं थे, जिसकी वजह से जो पूरा एरिया था, इसमें जितनी भी फूड चेन्स थी वो सब डिस्टर्ब हो गई और जो पूरा इकोसिस्टम था वो इम्बैलेंस हो गया। अब एक जो इकोसिस्टम होता है उसके अंदर बहुत सारी फूड चेन्स ऑपरेट कर रही होती हैं,
और इनका हर एक लेवल ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। ये सब फूड चेन्स मिलकर एक फूड वेब बनाती हैं। इनमें से मैक्सिमम जो फूड चेन्स होती हैं उनके टॉप पर एक प्रीडेटर होता है। सोचिए, अगर हर फूड चेन का जो एंड ट्रॉपिक लेवल है, सबसे ऊपर वाला, सबसे एंड वाला जो ट्रॉपिक लेवल है, वो खत्म हो जाए या गायब हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, तो पूरे इकोसिस्टम का क्या होगा? इसे समझने के लिए हम इसी का एक एग्जांपल लेते हैं। अब एक इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है जिसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होती है अपनी लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए, और सिर्फ सनलाइट को ही एज एन इनपुट लेती है बाहर से। अब हर जगह का अपना एक अलग इकोसिस्टम होता है। इनफैक्ट अर्थ अपने आप में एक इकोसिस्टम है। ऐसे ही अर्थ में सब इकोसिस्टम है बहुत सारे, जैसे कि ग्रासलैंड्स का अपना एक अलग इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट का अपना अलग इकोसिस्टम है, एक्वेटिक लाइफ का अपना अलग इकोसिस्टम है। सब जगह का अपना अलग अलग इकोसिस्टम है। क्योंकि हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब जंगलों में पेड़ पौधे होते हैं जो पानी और सनलाइट को यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की वजह से। अब इन्हें खाकर जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, जैसे कि डियर्स, एलिफेंट्स, ये अपनी भूख मिटाते हैं। अब हर्बीवोरस एनिमल्स को कार्निवोरस एनिमल्स खाते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। तो ऐसे करके ये बन गई एक पूरी फूड चेन। जैसे कि इस वाली फूड चेन में प्लांट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर है, डियर सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर है, लायन थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर है। अब अगर इस फूड चेन में से एक भी ट्रॉपिक लेवल गायब हो जाएगा और उसे रिप्लेस करने वाला भी कोई नहीं बचेगा, जैसे कि लायन नहीं तो टाइगर आ जाए उसके बजाय, या फिर हाइना आ जाए, कुछ तो आए, कोई होगा ही नहीं उसे रिप्लेस करने के लिए, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। जो साउथ अफ्रीका की नॉर्दर्न फ्रिंजेस है यहाँ पर हुआ। यहाँ से सारे के सारे बड़े जो प्रीडेटर्स थे उन्हें इंपोर्ट कर लिया, तो अब यहाँ पर कौन बचे? सिर्फ हर्बीवोरस एनिमल्स, जिनकी हंटिंग करने के लिए अब कोई बचा ही नहीं, जिनकी वजह से इनकी पॉपुलेशन अनकंट्रोलेबल हो गई। और हम जानते ही हैं कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं इनकी पॉपुलेशन कार्निवोरस एनिमल्स से ज्यादा रेट से बढ़ती है, तो ऑफ कोर्स इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई और इसने पूरा का पूरा वेजिटेशन जो था उस एरिया का वो खा लिया। पेड़ पौधे थे उन्होंने सब खा लिए। इस एरिया में इतनी ओवरग्रेजिंग हुई कि यहाँ पर अब घास जमनी बंदी हो गई। फिर ये एनिमल्स वेजिटेशन की खोज में चारों तरफ फैलने लगे और जब तक फैलते गए जब तक ये ऐसे एरिया तक नहीं पहुंचे जहाँ पर कार्निवोरस एनिमल्स प्रेजेंट हो। अब इस ओवरग्रेजिंग का जो रिजल्ट है वो आज हम देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। तो हमने देखा कि कैसे फूड चेन के जो एक ट्रॉपिक लेवल है उसके एक्सटिंक्ट या फिर गायब होने की वजह से जो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम था वो डेजर्ट के इकोसिस्टम में बदल गया, और ये सब रोमन्स के द्वारा लायन जैसे बड़े प्रीडेटर्स की एक्सेसिव हंटिंग और कैप्चरिंग की वजह से हुआ। इनफैक्ट हमारे राजस्थान का थार डेजर्ट भी कैटल्स की ओवरग्रेजिंग और लायन जैसे प्रीडेटर्स की एक्सेसिव हंटिंग का रिजल्ट है। तो हमने इस वीडियो में जाना कि कैसे एक हरा भरा फॉरेस्ट भयंकर गर्मी वाले डेजर्ट में बदल गया। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।